Good morning dear students. So beta we are discussing about chapter number 3 history. तो पहले हमने दो पार्ट किए थे। एक पार्ट में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था चैप्टर का और उसके बाद हम कर रहे हैं वर्ल्ड वॉर के जो इफेक्ट थे। ठीक है, तो बेटा एनसीईआरटी की जो डिटेल है उसको अच्छे से पढ़ो, जितना अब तक हो गया जो आज होएगा, और चाहे वीडियो 2 बार देखो तो जाके ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, सो नाउ कम टू पेज नंबर 52, पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। देखो पहले मैं आपको यहाँ पे 2-3 वर्ड क्लियर कर देता हूँ, ये सेकंड चैप्टर में आने थे। ठीक है, एक होते हैं लिबरल, रेडिकल एंड कंजर्वेटिव। ठीक है, रशियन रेवोल्यूशन में जो सेकंड चैप्टर मैंने आपको इसीलिए नहीं करवाया ताकि कोशिश करेंगे जब आप आओगे तो हम करेंगे उसको। ठीक है, लिबरल, रेडिकल, कंजर्वेटिव। पहले क्या होता था, मोस्ट ऑफ कंट्रीज़ में मोनार्किज्म होता था, यानी कि राजशाहियाँ होती थी। ठीक है, राजा का राज होता था, उसने जो कह दिया वो कानून है। लोगों के पास अधिकार ज़्यादा नहीं होते थे, आप बुराई नहीं कर सकते थे राजा की, उसकी पॉलिसी की किसी तरह कोई आप क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या थे लिबरल, ये एक ऐसी क्लास थी लोगों की, ऐसी थिंकिंग के लोग थे जो लोगों आम लोगों के लिए कुछ राइट्स चाहते थे, अधिकार चाहते थे। ठीक है, वो चाहते थे कि मोनार्किज्म ख़त्म हो और एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होना चाहिए, यानी लोगों द्वारा चुनी सरकार होनी चाहिए, वो सारे फैसले ले। ठीक है, पर ये पूरी तरह से चेंज नहीं चाहते थे। ये चाहते थे भाई जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या रिच क्लास के लोग हैं, वेल्थी पीपल हैं, उनके द्वारा गवर्नमेंट चुनी जानी चाहिए। ठीक है, यानी कि जो लोअर सेक्शन था उनको ये ज़्यादा अधिकार देने के हक में नहीं थे। ठीक है, लिबरल। रेडिकल क्या थे, वो चाहते थे कि सरकार डेमोक्रेटिक बने, यानी लोगों द्वारा चुनी हुई हो। यानी जो लिबरल चाहते थे वो ये भी चाहते थे कि वोटिंग सिस्टम से सरकार बने। ठीक है, पर रेडिकल ये कहते थे कि वोटिंग का जो अधिकार हो वो सबको हो, जनता, सारी जनता, चाहे अमीर हो, गरीब हो, और गरीबों को कुछ विशेष अधिकार मिलने चाहिए। ठीक है, तो लिबरल और रेडिकल में फ़र्क ये था, लिबरल जो था वो कुछ चेंज चाहते थे पार्शली, पर ये रिच क्लास के लिए ज़्यादा फेवरेबल थे। रेडिकल वो लोग थे जो कंप्लीट चेंज चाहते हैं। रेडिकल सिस्टम क्या होता है, यानी कि कंप्लीट चेंज। ठीक है, कंजर्वेटिव वांटेड दैट पास्ट मस्ट बी रिस्पेक्टेड। कंजर्वेटिव क्या है, इनको हम हिंदी में कहते हैं रूढ़िवादी, पुराने ख्याल के लोग जो क्या चाहते थे, वो ये कहते थे कि जो हमारा पास्ट है उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, या तो वही सिस्टम रहना चाहिए या एकदम चेंज नहीं होना चाहिए, स्लोली चेंज होना चाहिए। ठीक है, उनको पुराना सिस्टम अच्छा लगता था। पर ये कौन लोग होते थे, ज़्यादातर वो लोग होते थे जो राजा के खास बंदे हुआ करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे पॉलिटिकल रेडिकलिज्म। पॉलिटिकल रेडिकलिज्म का मतलब क्या हो गया, राजनीतिक बदलाव। ठीक है, यानी कि चेंज, कंप्लीट चेंज। The birth of Weimar Republic coincided with the revolutionary uprising of Spartacist League on the pattern of Bolshevik Revolution in Russia. रशिया में जब सरकार, वहाँ पे भी ज़ार निकोलस था जो कि रशिया का राजा था। ठीक है, और 1917 में वहाँ के जो लोग थे उन्होंने मजबूर कर दिया राजा को गद्दी छोड़ने के लिए। उसके बाद वहाँ एक पॉलिटिकल पार्टी थी, बोल्शेविक पार्टी। ठीक है, तो बोल्शेविक पार्टी ने सरकार जो थी वो अपनी बनाई, बाद में उन्होंने भी अपराइजिंग किया था। ठीक है, बोल्शेविक पार्टी ने सरकार के खिलाफ विद्रोह करके अपनी सरकार बनाई। तो उसी के तर्ज पे जर्मनी में एक स्पार्टासिस्ट लीग थी। ठीक है, जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी थी, वो सरकार बनाना चाहते थे। So Soviets of worker and sailor were established in many cities. सोवियत का मतलब होता है ग्रुप। ठीक है, यूनियन। तो बहुत सेलर यानी कि नाविक, तो बहुत सारे नाविकों ने और अदर लोगों ने अपने जो ग्रुप हैं वो बनाए। ठीक है, मज़दूरों ने, सेलर्स ने अपने ग्रुप बनाए। द पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर इन बर्लिन वो
चार्ज्ड विद डिमांड फॉर सोवियत स्टाइल गवर्नमेंट। तो बर्लिन जो कि जर्मनी का उस समय मेन क्या एरिया था, वहाँ पे लोग जो थे इकट्ठा हो गए। वो क्या चाहते थे कि जो सोवियत स्टाइल गवर्नमेंट है वो बनना चाहिए, क्योंकि रशिया में उस समय में सोवियत गवर्नमेंट बना था, यानी कि एक ग्रुप बना था जिसको पेट्रोग्राद सोवियत कहा जाता था, उसकी सरकार बनी थी। ठीक है, तो वो इसी तरह का एक सरकार चाहते थे जिसमें कि आम लोग या जिसमें आम लोग भी, मिलिट्री के कुछ सोल्जर भी, यानी हर वर्ग के लोगों से मिली जुली सी एक सरकार होनी चाहिए। Those opposed to this, such as the socialists, Democrats and Catholics, met in Weimar to give shape to the democratic republic। ठीक है, तो जो इसके अपोज में थे जैसे कि सोशलिस्ट, डेमोक्रेट्स एंड कैथलिक्स। सोशलिस्ट कौन होते हैं? जो समाज में या कंट्री में सोशलिज्म चाहते हैं। सोशलिज्म का मतलब हो गया वो प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ होते हैं। ठीक है, वो ये कहते हैं कि सरकार इन आदमी की मेन ज़रूरतों की जिम्मेदारी जो है वो सरकार की होनी चाहिए, यानी कि जैसे खाना, हेल्थ, ठीक है, एजुकेशन और कीमतें जो हैं वो सरकार तय करे, ताकि किसी कोई कंपनी जो है वो ठग ना सके या ज़्यादा रेट ना ले सके। ठीक है, और ज़्यादा रिसोर्सेज या ज़्यादा पैसा कुछ लोगों के पास तक नहीं होना चाहिए, यानी कि पैसा भी जो है वो लोगों के पास बराबर बराबर सही रहे। ठीक है, उनको सोशलिस्ट कहते हैं। सो दोज अपोज टू दिस सच एज सोशलिस्ट, डेमोक्रेट्स एंड कैथलिक्स मेट इन वाइमर टू गिव शेप टू डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो बर्लिन में क्या हुआ, उनके अपोजिशन में जो डेमोक्रेट्स थे, सोशलिस्ट थे, कैथलिक्स थे, वो भी इकट्ठा हुए ताकि वो एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को अपना एक शेप दे सकें। द वाइमर रिपब्लिक क्रश्ड द अपराइजिंग विद द हेल्प ऑफ अ वॉर वेटरन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड फ्री कॉर्प्स। ठीक है, तो वाइमर रिपब्लिक की जो उस समय गवर्नमेंट थी उसने एक ऑर्गेनाइजेशन थी फ्री कॉर्प्स। वो ऑर्गेनाइजेशन जो बनी हुई थी वॉर सोल्जर्स, जो यानी कि जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी, विश्व युद्ध लड़ा था, तो वहाँ सेना में जो सैनिक थे, ठीक है, अब जो वहाँ पे सैनिक नहीं थे, जो अब वहाँ जॉब छोड़ के आ गए, या तो इस तरह के लोगों ने एक अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ था फ्री कॉर्प्स। ठीक है, तो फ्री कॉर्प्स की मदद से वाइमर रिपब्लिक ने वो जो आंदोलन चल रहा था वो दबा दिया। द एंग्विश स्पार्टासिस्ट लेटर फाउंडेड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी। बाद में स्पार्टासिस्ट लीग ने क्या किया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी के नाम से पार्टी को फॉर्म किया। कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट henceforth became irreconcilable enemy and couldn't make common cause against हिटलर। तो अभी जो कम्युनिस्ट थे एंड सोशलिस्ट थे स्पेशली, ये तो हिटलर के बाद में निशाने पे आ गए, क्योंकि उसको लगता था कि ये लोगों की वजह से नुकसान हो सकता है या इनकी जो थिंकिंग है वो कंट्री के लिए अच्छी नहीं है। ठीक है, सो बोथ रेवोल्यूशनरीज एंड मिलिटेंट नेशनलिस्ट क्रेव्ड फॉर अ रेडिकल सोल्यूशन। तो वहाँ चाहे रेवोल्यूशनरीज थे या फिर मिलिटेंट नेशनलिस्ट, यानी कि जो सेना में सोल्जर थे या हथियारबंद जो रेवोल्यूशनरी थे, तो हर कोई एक बदलाव चाहता था। पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन वाज ओनली हाइटेंड बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1923। अब राजनीतिक जो बदलाव था, यानी कि उस समय यानी 1918 में क्या हुआ था, राजा ने गद्दी छोड़ दी और क्या हुआ, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी। ठीक है, जो कि किसकी, जिसको जो कि वाइमर रिपब्लिक के नाम से उस समय जर्मनी बना। ठीक है, तो वाइमर जो गवर्नमेंट थी, तो यहाँ पर भी कुछ लोग जो थे वो उनसे खुश नहीं थे, वो इसको बदलना चाहते थे। ठीक है, सो पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन वाज ओनली हाइटेंड बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1923। 1923 में जर्मनी के हालात जो थे वो ज़्यादा बिगड़ गए, वहाँ पर फाइनेंशियली प्रॉब्लम जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जर्मनी हैड फॉट द वॉर लार्जली ऑन लोन्स एंड हैड टू पे रिपेरेशन इन गोल्ड। अब क्या हुआ कि जर्मनी को पहली बात तो लड़ाई हारा, लड़ाई लड़ते हुए उसने लोन लेके लड़ाइयाँ लड़ी थी। ठीक है, तो लोन लेके जो लड़ाइयाँ लड़ी थी, तो जिनका देना था उसने कर्जा, वो रिपेरेशन उसको गोल्ड में देना पड़ा, और जो जुर्माना भी या कंपनसेशन
जीतने वाली कंट्रीज़ ने मांगा था वो भी उसको किस फॉर्म में देना पड़ा, गोल्ड की फॉर्म में देना पड़ा। ठीक है, तो जो जर्मनी के पास सोना था वो उन कंट्रीज़ ने ले लिया। दिस डिप्लेटेड गोल्ड रिजर्व एट अ टाइम रिसोर्स वॉज स्केयर, तो इसकी वजह से जर्मनी का जो गोल्ड है वो कम हो गया। इन 1923 जर्मनी रिफ्यूज टू पे एंड द फ्रेंच ऑक्यूपाइड इट्स लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया रूर टू क्लेम देयर कोल। अब क्या हुआ, 1923 में जर्मनी ने क्या किया, जो उनको तय हुआ था 6 बिलियन यूरो देने का, जर्मनी देता उनको, तो कुछ तो उन्होंने गोल्ड के फॉर्म में उठा लिया पहले ही। ठीक है, बाकी उनको बाद में देना था जर्मनी को। अब 1923 में क्या हुआ, जर्मनी ने मना कर दिया, भाई हमारे पास कुछ नहीं है देने के लिए, नाम देते। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ, फ्रांस ने जर्मनी का एक बहुत रिसोर्सफुल एरिया था रूर, ठीक है, उसको क्या कहते हैं वहाँ, रूर, तो रूर पर कब्जा कर लिया। ठीक है, और वहाँ पर जो कोयला था, कोयला खदानें अपने कब्जे में ले लिए। जर्मनी रिटेलिएटेड विद पैसिव रेजिस्टेंस एंड प्रिंटेड पेपर करेंसी रेकलेसली। अब उनके पास पहली बात तो गोल्ड नहीं था जर्मनी के पास, वैसे रिसोर्सेज भी फ्रांस ने और अदर कंट्रीज़ ने कब्जा लिए, और मिलिट्री उसके पास थी नहीं, तो उनके पास विरोध करने का ज़्यादा कोई तरीका था नहीं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने विरोध तो किया, और उन्होंने अपनी जो करेंसी है वो बिना किसी सिक्योरिटी के छापना शुरू कर दिया। ठीक है, देखो बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, कोई भी कंट्री जब करेंसी नोट छापता है, जैसे हम इंडिया में रुपीज़ छापते हैं, वैसे तो सरकार ने फैक्ट्रियाँ लगा रखी हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं जहाँ पे नोट छपते हैं। ठीक है, पर सरकार अपनी मर्जी से नोट नहीं छाप सकती। जितनी अमाउंट का नोट छापना है उतनी अमाउंट का गोल्ड पहले साइड में रिजर्व रखना पड़ता है। ठीक है, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट गोल्ड देती है आरबीआई को, आरबीआई उतनी अमाउंट का नोट छाप के देती है फिर। ठीक है, तो अपनी मर्जी से नहीं छपते, उसकी एक वैल्यू जो होती है रिजर्व होती है। अब जर्मनी के पास गोल्ड था नहीं, अब जर्मनी ने क्या किया, फिर बिना किसी सिक्योरिटी के पेपर करेंसी छापना शुरू कर दिया, क्योंकि मान लो अब 2000 का नोट छापना है तो कितना खर्चा आएगा, हद मार के 4 रुपये 5 रुपये। ठीक है, और वैल्यू कितनी है 2000। तो जर्मनी ने क्या किया, उन्होंने बिना किसी सिक्योरिटी के अपना पैसा छापना शुरू कर दिया। विद टू मच प्रिंटेड मनी इन सर्कुलेशन द वैल्यू ऑफ जर्मन मार्क फेल। पर जितनी ज़्यादा बच्चों करेंसी छपेगी उतनी ज़्यादा महंगाई भी बढ़ जाएगी और पैसों का कुछ नहीं आएगा। ठीक है, यही हुआ जर्मनी में, उन्होंने इतना करेंसी प्रिंट कर दिया कि करेंसी की कोई वैल्यू ही नहीं रह गई थी। ठीक है, जर्मन उस समय उनकी करेंसी होती थी मार्क, तो जर्मन मार्क की वैल्यू गिर गई। इन अप्रैल द यूएस डॉलर वाज इक्वल टू 24,000 मार्क। ठीक है, अब जैसे अपने इंडिया का कंपैरिजन करते हैं ना, इसी तरह हर कंट्री की करेंसी का कंपैरिजन होता है। जैसे मान लो मैं कहता हूँ कि $1 कितने, अराउंड 72 रुपीज़ के इक्वल है। ठीक है, तो ये बढ़ता घटता रहता है सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग। अगर इंडिया बहुत ज़्यादा करेंसी छाप देगा तो ये वैल्यू जो होगी फ्लक्चुएट हो जाएगी। तो जर्मनी में यही चल रहा था। वहाँ पे क्या हुआ, $1 का वैल्यू कितना था अप्रैल में, 24,000 मार्क। अब जर्मनी क्या कर रहा है, धड़ाधड़ करेंसियाँ छाप रहा है। ठीक है, और सिक्योरिटी उनकी थी नहीं, गोल्ड उनके पास था नहीं, बस छापी जा रहा था पैसे। तो क्या हुआ, इसकी ज़्यादा करेंसी छपने की वजह से महंगाई ज़्यादा हो गया और पैसों की जो वैल्यू थी कम हो गई। ठीक है, तो उसकी वजह से उनका जो कंपैरिजन था डॉलर के साथ वो गिरता चला गया। जुलाई में 3,53,000 मार्क में $1 था, अगस्त में 46,21,000 मार्क का $1 हो गया, एंड दिसंबर तक जो ये वैल्यू थी बहुत ज़्यादा हो गई। ठीक है, तो लगभग 9,88,00,000 मार्क का $1 हो गया। तो ये इतनी वैल्यू क्यों गिर गई, क्योंकि जर्मनी ने प्रिंटेड करेंसी बहुत ज़्यादा छाप दी थी। ठीक है, उसकी वजह से उनके मार्क की वैल्यू जो थी वो गिर गई। ठीक है, वहाँ पे अगर किसी को एक ब्रेड का पैकेट लेने जाना है तो पूरा थैला भर के नोट लेके जाने पड़ते थे, तब एक ब्रेड का पैकेट मिलता था। ठीक है, इतना वैल्यू गिर गया था वहाँ के नोटों का। द फिगर हैड रन इनटू ट्रिलियन, और
वो वैल्यू जो थी और भी गिरती चली गई। एज द वैल्यू ऑफ मार्क कोलैप्स प्राइसेस ऑफ गुड्स सोअर्ड। द इमेज ऑफ जर्मन कैरिंग कार्ट लोड ऑफ करेंसी नॉट टू बाय अ लोफ ऑफ ब्रेड वॉज वाइडली पब्लिसाइड इवोकिंग वर्ल्ड वाइड सिंपथी। ठीक है, आप पिछले पेज पे देखो, पिक्चर में क्या है कि लोग बहुत बड़े बड़े बैग भर के लाए हैं रुपयों का, क्या लेने के लिए, एक ब्रेड का पैकेट लेने के लिए। तो पूरे वर्ल्ड वाइड इसका बड़ा ही एक प्रमोशन हुआ, लोगों को लगा भाई ये गलत हो रहा है जो भी हो रहा है। ठीक है, यानी जर्मनी में इतना बुरा हाल हो गया कि एक ब्रेड का पैकेट लेने के लिए उनको बैलगाड़ियों में पैसा लेके जाना पड़ रहा है। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड फिर उनके लिए सपोर्ट में लोग आना शुरू हुए। The crisis came to be known as hyperinflation, a situation when prices rise phenomenally high. तो इस सिचुएशन को इकोनॉमिक्स में कहा जाता है हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है, so eventually the American intervened and bailed Germany out of the crisis, introducing the Dawes plan. तो फाइनली अमेरिका ने इंटरवेंशन किया और जर्मनी को कुछ ऑटोनॉमी दी, यानी उनके रिसोर्सेज दी है ताकि वो इस सिचुएशन से उभर सकें। उसके लिए दावोस प्लान जो था वो लगाया, विच रीवर्क द टर्म्स ऑफ रिपेरेशन टू ईज द फाइनेंशियल बर्डन ऑफ जर्मन, जिसमें क्या था, उनका जो फाइनेंशियल बर्डन था वो कम करने की कोशिश की। तो वहाँ से जर्मनी को कुछ राहत जो थी वो मिली। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। अब नेक्स्ट क्या है, द इकोनॉमिक डिप्रेशन, द ग्रेट डिप्रेशन। अब जैसे मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि ये चैप्टर 10th में बहुत इंपॉर्टेंट है और चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री और 4th, ठीक है, ये कंप्लीट इन पे बेस्ड है। यही बातें दोबारा आएंगी तो ध्यान से सुनना ये सारी चीज़ें। ठीक है, क्या है, द ईयर ऑफ डिप्रेशन। ओके, देखो क्या हुआ, पूरी दुनिया के अंदर 1929 से शुरू हो गया था, 1929-30 से 1929 ही मानते हैं। ठीक है, 1929 में पूरी दुनिया में एक महामंदी आई, द ग्रेट डिप्रेशन जिसको कहा जाता है, और ये रहा 1936 तक। ठीक है, पूरी दुनिया में महामंदी आ गई, बैंक फेल हो गए, दिवालिया हो गए। ठीक है, कंपनियां फेल हो गई, दिवालिया हो गई, लोगों के पास खाने के वांदे हो गए, लोगों के पास रोटी तक खरीदने के पैसे नहीं थे पूरी। और वो किसी एक कंट्री में ये हाल नहीं था, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो थे इकोनॉमीज़ वो फेल होती चली गई। ठीक है, ऐसे ऐसे सिचुएशंस भी हो गई कि कुछ जगहों पे तो लोगों ने अपने परिवार के सदस्य तक बेचने शुरू कर दिए थे पैसे की कमी के चलते। किसी ने बच्चा बेच रहा है, कोई इस तरह के भी केसेस उस समय देखने को मिले, क्योंकि क्या होता था कि उस समय काम नहीं था बिल्कुल भी। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं द ग्रेट डिप्रेशन, महामंदी। उसके बाद महामंदियाँ और भी आई हैं, 2010 में भी आई थी भाई। ठीक है, पर वो इतनी खतरनाक नहीं थी, और हो सकता है अब कोरोना की वजह से भी पूरी दुनिया में महामंदी आए। ठीक है, तो देखते हैं सिचुएशन, वो आगे की बात है अभी तो। So the year between 1924 and 1928 saw some stability, yet this was built on sand. हाँ, जैसे 1923 में हमने देखा है कि वहाँ पे जर्मन मार्क की वैल्यू जो थी वो गिर रही थी, तो जर्मनी का जो सिस्टम था वो कम्प्लीटली फेल हो गया। तो अमेरिका ने इंटरवेन किया, कुछ हालात संभले, तो 1924 से 28 तक ठीक ठाक चला उनका काम। पर वो जो एक तरक्की आई थी वो सिर्फ कुछ वक्त के लिए ही थी। जर्मन इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिकवरी वर टोटली डिपेंडेंट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स लार्जली फ्रॉम यूएसए। अब वो जो तरक्की आई थी वो भी लोन के दम पे ही आई थी। अमेरिका ने उनको लोन दिए थे, बट वो लोन शॉर्ट टर्म थे और जल्दी ही उनको वापस देने थे अमेरिका को। दिस सपोर्ट वॉज विड्रॉन व्हेन द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश्ड इन 1929। अब अमेरिका से लोन ले रखा था जर्मनी ने, अमेरिका ने ही दिया था उनको ताकि उनका काम चल जाए। ठीक है, बट क्या हुआ आपको बताया, 1929 में पूरी दुनिया में महामंदी आ गई और वहाँ का जो स्टॉक एक्सचेंज था यानी शेयर बाज़ार था, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, वो क्रैश हो गया। क्रैश होने का मतलब होता है कि वहाँ पे बुरी तरह से बाज़ार पिट गया। ठीक है,
तो उसकी वजह से क्या हुआ कि अमेरिका को अब फंड्स की ज़रूरत थी, पैसों की ज़रूरत थी, तो जहाँ जहाँ पे उसने पैसा दे रखा था सबसे मांगना शुरू कर दिया अमेरिका ने। सो फियरिंग ए फॉल इन प्राइस पीपल मेड फ्रेंटिक एफर्ट टू सेल देयर शेयर्स। तो जब बाज़ार गिरा तो जो लोग थे उनको घबराहट हुई, भी ऐसे तो कंपनी में जो उनके शेयर्स हैं उनके दाम गिर जाएंगे, तो लोगों ने और ज़्यादा शेयर बेचना शुरू किया। अब जब सब बेचने वाले खड़े हैं, खरीदने वाले कम हैं, तो ऑब्वियसली दाम गिरेंगे, ठीक है। तो शेयर्स के दाम और गिरते ही चले गए, कंपनियों की वैल्यू ही कुछ नहीं रही। ऑन वन सिंगल डे 24 अक्टूबर 13 मिलियन शेयर वर सोल्ड। 24 अक्टूबर 1929 को एक ही दिन में 13 मिलियन 1,30,00,000 शेयर्स जो थे डिफरेंट कंपनीज के लोगों ने बेच दिए। दिस वॉज द स्टार्ट ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, ये वो स्टार्ट था। ओवर द नेक्स्ट 3 years बिटवीन 1929 एंड 32 द नेशनल इनकम ऑफ यूएसए फेल बाय हाफ। और 1929 से 32 तक अमेरिका की जो नेशनल इनकम थी वो गिर के आधी हो गई। सो फैक्ट्रीज शट डाउन, एक्सपोर्ट फेल, फार्मर वर बैडली हिट एंड स्पेकुलेटर विड्रू देयर मनी फ्रॉम द मार्केट। सो फैक्ट्री शट डाउन, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, एंड एक्सपोर्ट फेल, एक्सपोर्ट जो होता था स्पेशली अमेरिका से उस समय में ग्रेन का बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता था, अनाज का, गेहूं का, ठीक है, तो वो गिर गया। फार्मर और बैडली हिट, और जो किसान थे उनको बहुत बुरे हिट लगे, क्योंकि क्या हुआ था उस समय पे अनाज की कीमतें जो थी वो क्योंकि वर्ल्ड वॉर के टाइम जब 1914 से 18 के बीच में वर्ल्ड वॉर चल रहा था यूरोप में, तो यूरोप वाले तो लड़ाई में लगे हुए थे, वहाँ पे फसलें बर्बाद हो रही थी, तो इसीलिए यूरोप में जो अनाज आ रहा था वो अमेरिका से आ रहा था, ऑस्ट्रेलिया से आ रहा था, ठीक है, अमेरिकन का ज़्यादा आ रहा था। तो अमेरिका में किसानों की इनकम बढ़ी और अनाज की मांग बढ़ती जा रही थी, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, ज़्यादा ज़मीन पे खेती करना शुरू कर दिया, मशीनें ले ली, लोन ले लेके बैंकों से, ठीक है। अब जब वहाँ वॉर ख़त्म हुआ, वॉर ख़त्म होने के बाद अब यूरोप में फिर से उगना शुरू हो गया, उसकी वजह से अमेरिका के लोगों का जो प्रोडक्शन था वो बिकना कम हो गया, तो बिकना कम हो गया, उनकी इनकम कम हो गई, तो जो उन्होंने लोन पे सामान ले रखे थे वो उसकी चुका नहीं पाए किस्तें, ठीक है, तो इस वजह से बैंकों का जो बहुत पैसा था वो मारा गया। वहीं से ही वो एक शुरुआत हुई थी, ठीक है, कि मंदी की, बैंक फेल होना शुरू हो गए थे। सो फार्मर्स वर बैडली हिट एंड स्पेक्यूलेटर विड्रू देयर मनी फ्रॉम मार्केट। और जो सट्टेबाज होते हैं, जो शेयरों पे काम करते हैं, उन्होंने अपना पैसा बाजार से वापस निकाल लिया। द इफेक्ट्स ऑफ रिसेशन इन द यूएस इकोनॉमी वर फेल्ट वर्ल्ड वाइड। अब अमेरिका में मंदी आई तो इसका असर पूरी दुनिया में देखने को मिला। द जर्मन इकोनॉमी वॉज द वर्स्ट हिट बाय इकोनॉमिक क्राइसिस। अब जर्मनी की जो इकोनॉमी थी उसको भी बहुत लॉस हुआ। बाय 1932 इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वॉज रिड्यूस टू 40% ऑफ 1929 लेवल। जर्मनी में भी जो प्रोडक्शन था एग्रीकल्चरल एंड अदर प्रोडक्शन वो 40% से गिर गए, कम हो गए। वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब्स और वर पेड रिड्यूस्ड वेजेस। लोगों की या तो नौकरियां चली गई या फिर उनको कम सैलरी पे काम करना पड़ा, ठीक है। जैसे अभी क्या हो रहा है कोरोना के केस में, लोगों के या तो नौकरियों से निकाला जा रहा है या उनको फिर कम सैलरी पे काम करना पड़ रहा है। So the number of unemployed touched an unprecedented 6 million। और जर्मनी में जो बेरोजगारों की संख्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे साइड में एक पिक्चर देखो, अब पिक्चर में क्या है, लोग ऐसे रस्सी के ऊपर मुंह रख के सोए हुए हैं। ये क्या है, ये लाइन में लगे हुए हैं, किस लिए, या तो उनको काम मिल जाएगा या फिर उनको बेरोजगारी भत्ता मिल जाएगा, सरकार कुछ पैसे दे देगी जिससे उनका काम चल जाए, ठीक है। पर लाइन इतनी लंबी होती थी कि पीछे वालों को शायद खड़े खड़े रात हो जाती और उनको वहीं पे वो लाइन में ही सो जाते, ठीक है, रस्सी पे मुंह रख के लटक के सो जाते, क्योंकि सुबह अगर वो वहाँ से चले गए रात को तो सुबह तक फिर उतनी लंबी लाइन लगी मिलेगी, तो इसीलिए वहाँ पे बहुत लंबी लंबी लाइनें थी, ठीक है। सो हाल ज़्यादा ही बुरा हो गया था। ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ जर्मनी यू कुड सी men with placards
अराउंड देयर नेक सेइंग विलिंग टू डू एनी वर्क। और वहाँ पे लोग जो थे गले में तख्तियाँ डाल डाल के घूम रहे थे और उन तख्तियों पे क्या लिखा होता था, विलिंग टू डू एनी वर्क, हर काम करने को तैयार हूँ, जो काम आपके पास है, पैसा चाहिए सिर्फ। ठीक है, यानी कि वहाँ कोई पढ़े लिखे अनपढ़ का कोई फ़र्क नहीं रह गया, जिसको जो काम मिल रहा है वो करने को तैयार है। अनएम्प्लॉयड यूथ प्लेड कार्ड और सिंपली सैट एट स्ट्रीट कॉर्नर और डेस्परेटली क्यूड अप एट द लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। अब जो जवान लड़के हैं, जॉब उनके पास थी नहीं, या तो वो गलियों में बैठे या कहीं ऐसे चौक में बैठ के ताश खेलते रहते, या फिर जाके बेरोजगारी जो एक्सचेंज होता वहाँ लाइन में लग जाते, सरकार के जो ऑफिस थे वहाँ लाइन में लग जाते भाई शायद कुछ मिले। ठीक है, क्योंकि काम तो उनके पास कुछ था नहीं। सो एज जॉब डिसअपीयर्ड द यूथ टुक टू क्रिमिनल एक्टिविटी एंड टोटल डिस्पेयर बिकेम कॉमन प्लेस। अब लोगों के पास काम नहीं था, पैसा नहीं था, तो वहाँ पे क्या हुआ, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बढ़ गई, लूट खसोट चोरी चकारी जो थी वो ज़्यादा हो गई, और चोरी चकारी लूट खसोट आम बात हो गई थी। ठीक है, सो द इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएटेड डीप एंजाइटी एंड फियर इन पीपल। तो इसी वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस, देखो अगर बंदे के पास पैसा नहीं होगा तो कहीं ना कहीं वो कुछ गलत एक्टिविटीज़ में शामिल हो जाता है, और जो बंदा गलत काम नहीं कर पाता, जिसके बस का लूटना भी नहीं है, चोरी करना भी नहीं है, उसकी टेंशन जो होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा चिंता हो गई। The middle class, especially salaried employees and pensioners, saw their saving diminish when the currency lost its value. अब करेंसी की वैल्यू कम हो रही थी, तो जो सैलरीड पर्सन थे, जिनकी फिक्स सैलरी आती थी या पेंशन आती थी, उनकी सेविंग्स कम हो गई। सेविंग्स क्यों कम हो गई? क्योंकि उनकी तो सैलरी फिक्स है। अब मान लो किसी की 20,000 रुपये फिक्स सैलरी आती है और चीज़ें सस्ती हैं, ठीक हैं, 8,000 रुपये में सारा राशन आ जाता है और किराया वगैरह सब निकल जाता है, पेट्रोल वगैरह। अब मान लो पेट्रोल का दाम भी बढ़ गया, राशन के दाम भी बढ़ गए, जितना पेट्रोल राशन वगैरह वो पहले 8,000 में ले रहा था, अब वो सारा सामान 14,000 में आ रहा है, 14,000 में आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि चीज़ें उतनी ले रहा है जितनी पहले लेता था, बट अब क्या हो गया, महंगाई की वजह से उसकी जो सेविंग है वो कम हो गई है। ठीक है, So small businessmen and the self-employed and retailers suffered as their business got ruined. तो जो छोटे मोटे बिजनेसमैन थे उनके भी बिजनेस खत्म हो गए। The section of society were filled with the fear of proletarianization and anxiety of being reduced to the rank of the working class or worse still the unemployed. देखो क्या होता है कि ये एक सिचुएशन होती है जिसमें क्या होता है, वर्किंग क्लास के लोगों में एक डर पैदा हो जाता है भाई या तो उनका रैंक कम हो जाएगा या सैलरी कम हो जाएगी। एक इस तरह के डर पैदा हो जाते हैं, और ये तभी पैदा होते हैं जब बाज़ार में मंदी आती है या कोई जैसे अभी कोरोना जैसी कोई महामारी आ जाए। अभी भी क्या हो रहा है, कोरोना की वजह से काम बंद हैं, फैक्ट्रियाँ बंद हैं, बाज़ार बंद हैं, तो जो लोग सैलरीड थे, काम करने वाले लोग, वर्किंग क्लास थी, ठीक है, अब उनको डर है पता नहीं पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, या उनको अगर काम मिल रहा है तो कम रेट पे मिल रहा है। ठीक है, सो ओनली ऑर्गेनाइज्ड वर्कर कुड मैनेज टू कीप देयर हेड अबव वाटर बट अनएम्प्लॉयड वीकन देयर बार्गेनिंग पावर। तो जिनके पास ठीक ठाक इनकम आ रही थी या फिक्स इनकम आ रही थी वो तो जर्मनी में उस समय सर्वाइव कर पा रहे थे, बट जो वर्कर क्लास थी उनकी हालत जो थी ज़्यादा बुरी हो गई। बिग बिजनेस was in crisis. The large mass of peasantry was affected by a sharp fall in agriculture prices. तो क्या हुआ था कि जो किसान थे उन पे भी बहुत बड़ा हिट पड़ा, एग्रीकल्चरल गुड्स के जो कीमतें थी वो गिर गई। ठीक है, and women unable to fill their children's stomach were filled with a sense of deep despair. और औरतें जो थी, अब मर्द पैसा नहीं ला पा रहे क्योंकि काम नहीं है बाज़ार में, घर में खाना नहीं बन रहा, बच्चे भूखे हैं, तो इस सिचुएशन ने क्या किया, हालात जो थे और ज़्यादा बिगाड़ दिए। ठीक है, यानी लोगों के अंदर एक बहुत ज़्यादा असंतोष, एक डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट हो गया। सो पॉलिटिकली टू द वाइमर रिपब्लिक वाज फ्रेगाइल। अब पहले तो 1914 से 18 तक उन्होंने क्या लड़ाई लड़ी। इस दौरान उन्होंने बहुत सारे खर्चे किए। फिर चलो 18 में वो राजा तो इस्तीफ़ा दे के अपना पीछा छुड़ा गया, ठीक है, वो तो चलता बना। अब आगे किसने कंट्रोलिंग ले लिया था,
पार्लियामेंट ने वाइमर रिपब्लिक बन गया। ठीक है, वाइमर रिपब्लिक को भी क्या देने पड़े, रिपेरेशन देने पड़े, यानी कि उनको जो हर्जाना था वो देना पड़ा। जर्मनी का रिसोर्स चला गया, उनका कोल आयरन सब चला गया, तो और लॉसेस हो गए इनको। ठीक है, बचा कुचा जब 1923 में उनका करेंसी क्राइसिस हुआ तब लॉस लग गए। अब रही सही कसर क्या हो गई, 1929 में जो ग्रेट डिप्रेशन आया, तो मुहावरा बेटा सुना है ना, कंगाली में आटा गीला, तो इनका आटा कुछ ज़्यादा ही गीला हो गया था। ठीक है, डिप्रेशन में बचा कुचा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो भी ख़त्म हो गया। तो इस वजह से जो वाइमर रिपब्लिक, वो पहले ही लोगों को पसंद नहीं आ रहा था डेमोक्रेटिक सिस्टम, उनको लग रहा था इन्हीं की वजह से लॉस आ रहा है। अब लॉस बढ़ता ही जा रहा था, तो लोगों के अंदर क्या हो रहा था, उस वाइमर रिपब्लिक वाले सिस्टम के खिलाफ जो गुस्सा था वो बढ़ता ही जा रहा था। उनको क्या लग रहा था, इनकी पॉलिसीज़ की वजह से जर्मनी का जो फिलहाल के हालात हैं इनकी वजह से हुई हैं। So the Weimar Constitution had some inherent defects which made it unstable and vulnerable to dictatorship. और जो वाइमर रिपब्लिक का कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें भी कुछ कमियां थी, और उसमें भी कुछ ऐसे लूप होल्स थे जिसकी वजह से डिक्टेटरशिप क्रिएट हो सकती थी। One was proportional representation. This made achieving a majority by any one party a near impossible task. ठीक है, तो क्या था कि पहली बात तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन था। ठीक है, तो एक पार्टी के लिए मैंडेट लाना यानी कि बहुमत लाना मुश्किल था। लीडिंग टू अ रूल बाय कोalition, इसी वजह से कोalition यानी गठबंधन जैसी सरकार बन रही थी। अनदर डिफेक्ट वाज आर्टिकल 48। एक क्या था उस कॉन्स्टिट्यूशन में, एक आर्टिकल था 48 विच गेव द प्रेजिडेंट द पावर टू इम्पोज एमरजेंसी, जिसमें क्या कर सकता था, प्रेसिडेंट एमरजेंसी लगा सकता था एंड सस्पेंड सिविल राइट, लोगों का अधिकार ख़त्म कर सकता था, एंड रूल बाय डिक्री। डिक्री क्या होता है, प्रेसिडेंट ने अपनी तरफ से या जो जजेस होते हैं वो अपनी तरफ से स्पेशल ऑर्डर इशू कर सकते हैं। विद इन इट्स शॉर्ट लाइफ द वाइमर रिपब्लिक सॉ 20 डिफरेंट कैबिनेट लास्टिंग ऑन एन एवरेज 239 डेज। तो इसी वजह से वाइमर रिपब्लिक में बार बार बदलाव होता रहता था, कभी कोई मंत्री बदल गया, कभी कोई मंत्री बदल गया, तो वहाँ पे लगभग 20 बार उनके जो मंत्रालय है वो बदले। ठीक है, सो येट द क्राइसिस couldn't be managed, people lost confidence in democratic parliamentary system। तो एक तो पहले उनके लॉसेस, दूसरा कंट्री में हालात सब कुछ सही नहीं चल रहे थे, तीसरा जो उनकी सरकार थी वो वाइमर रिपब्लिक वाले, वो भी बार बार उनमें पॉलिटिकली चेंज होता रहता था, बार बार मंत्री जो थे वो बदलते रहते थे, तो लोगों का जो फ्रस्ट्रेशन है वो और बढ़ गया। तो वाइमर रिपब्लिक तो अब उनको दुश्मन दिखने लग गया, वो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम या डेमोक्रेटिक सिस्टम तो उनको बिल्कुल भी नफ़रत हो गई उनको उसके खिलाफ। तो यहाँ से क्या हुआ कि अब नेक्स्ट स्टेज आएगी जब हिटलर का राइज होगा। तो आज हम करेंगे यहाँ तक, ठीक है बेटा, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट। थैंक यू।